नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी की तैयारी शुरू हो चुकी है और समीक्षा अधिकारी में साइंस यानी विज्ञान जो है अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिस तरह से लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं में भी विज्ञान विषय जो है प्रमुखता से पूछा जाता है और विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी का जो है सबसे ज़्यादा पोर्शन आपसे सबसे ज़्यादा टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी से आते हैं। ये मान लीजिए कि लगभग 70% जो है जो साइंस है वो बायोलॉजी पर आधारित है, बाकी की 30% में फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि बायोलॉजी को अच्छी तरह से समझा जाए। और आजकल आप देख रहे होंगे जो भी अभी लेटेस्ट पेपर हुए पिछले 2-3 सालों में, बायोलॉजी में भी एक नई डेप्थ देखने को मिली है क्वेश्चंस में। पहले बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चंस और जो है बिल्कुल इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते थे जो एक सामान्य विद्यार्थी जो है आराम से उसका उत्तर दे सकता था, यानी जो हाई स्कूल इंटर लेवल पर हमने पढ़ा उसी से प्रश्न आ जाते थे। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब काफ़ी अंदर तक काफ़ी गहराई से भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, यानी आपको जो है बायोलॉजी की जो है ठीक ठाक जानकारी होना जरूरी है। तो इसी कड़ी में आज हमारा जो लेक्चर है वो है आधारित सेल बायोलॉजी पे, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, कोशिका विज्ञान। क्योंकि कोशिका जो है जीवन का आधार तो है ही है और अगर हम देखें तो बायोलॉजी का भी आधार कोशिका ही है। जब तक हम कोशिका का अच्छे से अध्ययन नहीं कर लेते हैं, सेल को और उसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, सेल का स्ट्रक्चर है, सेल में क्या मेटाबॉलिज्म होती हैं, कौन कौन सी जो है रिएक्शंस चलती हैं, तो जब तक हम इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ लेते हैं तब तक हम जो है बाकी जो आगे इससे रिलेटेड जब टिश्यू आएगा, उसके बाद ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, तो वहाँ पर जो है हम अच्छे से उसको नहीं समझ पाएंगे। तो जो है सेल अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जो है प्रायः लोक सेवा आयोग की और अन्य परीक्षाओं में प्रश्न जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा अंत तक। जो है आपको जो है सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है साइंटिस्ट जो है जिन्होंने इन्वेंशंस किए, इसमें से बहुत से ऑर्गेनेल्स की और अलग अलग चीज़ों की, फिर यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस, और एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस, जहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम जो है इस लेक्चर में डील करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो क्रैश कोर्स समीक्षा अधिकारी कार्यक्रम के लिए, समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए वीडियो क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं। 21 फरवरी से विधिवत बैच चालू हो जाएगा, 20 फरवरी तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें हमने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 3 तरह के कोर्स को डिजाइन किया है। पहला कोर्स जो है या पहला जो कैटेगरी है वो ये है कंबाइंड, प्री और मेंस एक साथ। प्री का और मेंस का पूरा सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, और मेंस में तो आपको जो है जो प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसको हम आंसर राइटिंग भी कह सकते हैं, उसकी चेकिंग इत्यादि सभी कुछ है। यानी हर तरह से संपूर्ण तैयारी 2021 के समीक्षा अधिकारी का अगर आपने टारगेट रखा है तो ये बैच जो है, ये कंबाइंड कोर्स जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सभी अच्छे टीचर्स के द्वारा, बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा नोट्स और जो है वीडियो लेक्चर, साथ में टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस कैसे हैं, बाइलिंगुअल हैं। तो और आप अगर जो है पीसीएस के लिए भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सामान्य अध्ययन वाले बैच को, यानी प्री मेंस वाले को, अगर आप केवल प्री वनली वाले को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी जो है आपके लिए उपयोगी होगी। तो ये कंबाइंड कोर्स हो गया। प्रीलिम्स, केवल प्रीलिम्स का भी कोर्स है समीक्षा अधिकारी का, इसमें भी वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज इत्यादि सभी कुछ जो है दी जाएगी। बस इसमें मेंस का कोर्स कवर नहीं होगा। और जनरल हिंदी और जीएस ये पूरी तरह से यहाँ पर जो है कवर किया जाएगा, तो आप इसको भी प्रिफर कर सकते हैं। और जो लोग पीसीएस की साथ ही साथ में तैयारी करते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, केवल डिफरेंस है तो हिंदी का है, वो भी जो है यहाँ पर जो है इनरोल हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी केवल मेंस की है। कुछ लोग जो है ये मान के चलते हैं कि उनका प्री निकल जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस उनको इसलिए है क्योंकि वो कई बार जो है प्री निकाल चुके हैं, मेंस में जो है अभ्यास की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो उनके लिए मेंस का बैच स्पेशली है। मेंस में जो है जितना भी परंपरागत हिंदी आलेखन, उसके अलावा टेस्ट सीरीज
और वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सेशंस और डाउट सेशंस भी होते हैं। टेलीफोन पे जो है सारी बातें होती हैं कि जो आपने लिखा है, जो निबंध लिखा है, जो अपने गद्यांश लिखा है, जो पत्रलेखन लिखा है, उनकी कॉपीज़ को हम चेक करते हैं और उनके डाउट्स को जो गलतियां होती हैं उन सब का हम निराकरण करते हैं। बस इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जीएस का कोई कोर्स शामिल नहीं है। जीएस केवल आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी, जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए आपके होगी। यहाँ पर मुख्य फोकस हमारा सब्जेक्टिव पेपर यानी परंपरागत हिंदी आलेखन पे है। तो इसका तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ARO वीडियो कोर्स या ARO क्रैश कोर्स लिखकर 9506742546 पर भेज दीजिए। आप इस कोर्स में जितनी भी जानकारी है वो आपके ही व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दी जाएगी। कोई और समस्या हो, कुछ और जानना चाहते हो तो सीधे आप 10 बजे से 6 बजे के बीच में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कोशिका। कोशिका जो शब्द है ये क्या है? सेल को कोठरी भी कहा जाता है। सेल के और भी बहुत सारे प्रचलित अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी में सेल का अर्थ कोशिका या कोसा से लगाया जाता है। तो सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। आप जानते हैं कि जितने भी बायोलॉजी में शब्द होते हैं ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक से होते हैं। तो सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोष्ठक। कोष्ठक या कोई, इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? हॉलो स्पेस, कोई खाली कमरा, कोई खाली जगह। तो इसको जो बोला जाता है ये छोटा कमरा होता है, यानी छोटा कमरा, या इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाएगा तो ये हॉलो स्पेस होता है। दुनिया में यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक हम लोग जैसे विकसित ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या एक सिंगल सेल अपने आप में जीवित रह सकती है? क्या उसका भी कोई जीवन होता है, या वो किसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में ही, यानी टिश्यू के फॉर्म में, ऑर्गन के फॉर्म में, ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में, या एक कंप्लीट बॉडी के फॉर्म में ही जीवित रह सकती है? तो निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि सेल सिंगल सेल भी जीवित रह सकती है और उसके एग्जाम्पल्स हमारे आसपास ही हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और अमीबा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सेल वो उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो एक समूह में रहकर ही जीवित रह सके। तो यूनिसेलुलर के यहाँ पर उदाहरण हो गए। और सेल के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है वो क्या है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल का अर्थ यहां पर हो गया कि सेल के द्वारा ही एक पूरी बॉडी बनती है, या एक सेल्स के द्वारा ही कई सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो एक पूरी लिविंग बॉडी बन जाती है किसी जंतु की। तो ये क्या हो गया? एक संरचनात्मक इकाई हो गई। क्रियात्मक इकाई कैसे हो गई? क्योंकि अगर हम सांस लेते हैं तो हमको लगता है कि सांस लेने से ही हम जिंदा हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रीथिंग कहलाता है। इसको श्वासोच्छ्वासन कहते हैं, यानी हवा से वायु को ग्रहण करना, उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। एक ये प्रक्रिया हो गई जिसको हम गैसियस एक्सचेंज या गैसीय विनिमय कह सकते हैं। लेकिन जो असली काम हो रहा है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका हमारे शरीर में काम क्या है? तो वो सेलुलर लेवल पर हमारे रिस्पायरेशन में मदद करती है। जो भी हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज इकट्ठा होती है भोजन के माध्यम से, उसका विखंडन, उसका डिग्रेडेशन होकर उनसे एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा विमुक्त होना, ये असली श्वसन है। यानी सेलुलर श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन जो एरोबिक और नॉन एरोबिक टाइप का होता है, असलियत में सेल का सेल ही वो जगह है जहां पर ये सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है
कि ये फंक्शनल यूनिट भी है, यानी जितनी भी शरीर में हमारे मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो कोशिका है, वो सेल है। अगर कोई भी वस्तु संसार में जीवित है तो वो कोशिकाओं से बनी है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, वायरस। वायरस जो है एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। जब वो किसी लिविंग सिस्टम से बाहर कहीं पड़ा हुआ है तो वो निष्क्रिय है और उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे। जब वो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जैसे मानव शरीर में प्रवेश कर गया, और उसके बाद क्या करता है, वो रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, अपनी जैसी ही कॉपीज बनाने, जिसको हम जो है दूसरे सेंस में, बड़े अर्थों में हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन जैसी वहां पर एक्चुअल में कोई क्रिया नहीं होती है, वो एक तरह से डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है। वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मल्टीप्लाई करके अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को तैयार करता है। तो अगर कोई भी वस्तु संसार में जीवित है तो वो कोशिकाओं से बनी होगी, ये फैक्ट बिल्कुल सही है। लेकिन बायोलॉजी में लगभग हर फैक्ट का कोई ना कोई अपवाद है, तो यहां पर अपवाद हो गया इसका जो है वायरस। अब आगे चलते हैं। कोई भी संरचना जो कोशिकीय संरचना से थोड़ी भी कम है वातावरण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में सक्षम नहीं होगी, यानी एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लाइफ। जैसे कि हमने बात की कि जो है यूनिसेलुलर जीव भी जिंदा रहता है, अमीबा है वो यूनिसेलुलर है और उसमें सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो जो है एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल का एक उदाहरण है और उसमें एक कोशिका में, एक सेल में ही सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, भले जो है वो एक अलग तरीके से हो रही हो, जैसे कि हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में नहीं होती हैं। लेकिन अगर एक सेल को फंक्शन करने की सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल नहीं हैं तो वो सेल जो है अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाएगी, वो जो है इंडिपेंडेंट उसकी लाइफ नहीं रह पाएगी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, कोशिका के निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो साइटोलॉजी शब्द जो है, अब प्रश्न आता है कि ये कहां से आया, किसने दिया, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो साइटोलॉजी टर्म है, ये सबसे पहले जो है प्रयोग किया था, या इंग्लिश में कहें क्वाइन किया था। तो द साइटोलॉजी टर्म वाज क्वाइंड बाई ओ हर्टविंग। सबसे पहले जो है ओ हर्टविंग ने साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और कोशिका की या सेल की अगर खोज की बात की जाए तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने अपना जो है माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया जो है, और कॉर्क सेल में इन्होंने देखा कि कुछ जो है हॉलो स्पेसेज हैं और उन हॉलो स्पेसेज को, उन जो है सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने कहा कि ये कोशिका है। तो 1665 में इनकी ये महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी खोज ने जो है बायोलॉजी के जो अध्ययन की दिशा है उसको बदल दिया, क्योंकि उससे पहले जो है ये नहीं समझा जा सकता था कि जो है सेल किसी की भी जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यूनिट के बारे में उस तरह में नहीं पता था, कई सारी और थ्योरीज चलती थी। तो इस तरह की बहुत सारी जो है थ्योरीज प्रचलित थी। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है सेल की डिस्कवरी की, उसके बाद जो है बायोलॉजी की दिशा बदल गई और बायोलॉजी में उसके बाद लगातार एक से एक इन्वेंशंस आगे आते गए और शरीर को समझने का, लिविंग सिस्टम को समझने का जो है नजरिया साइंटिस्ट के मध्य बदल गया। जो उन्होंने सबसे पहले सेल देखी थी वो डेड सेल थी, मृत कोशिकाएं थी, परंतु जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण ही रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, या साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है, या साइटोलॉजी का पितामह कहा जाता है। किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा तो आपको उत्तर देना है कि रॉबर्ट हुक को जो है साइटोलॉजी का फादर कहते हैं। मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों बाद 1674 में, 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क की सेल्स में देखा, कॉर्क की सेल्स को देखा था माइक्रोस्कोपिक तरीके से। उसका 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को की खोज की, यानी उन्होंने सबसे पहले
सजीव कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखा, इसलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स को ही जो है माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने जो है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप बनाया था। इसमें कार की पतली परत का जो है सेक्शन काट कर उन्होंने देखा था, जो कि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसा इस तरह से उनको जो है स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो उन्होंने इसको जो है कहा कि ये वो संरचना है जिससे जो है शरीर बना हुआ है, इसी से जो है पूरा शरीर बनता है। और उन्होंने मृत कोशिकाओं में कोशिका भित्ति देखी थी। कोशिका भित्ति क्यों देखी थी, सेल वॉल क्यों देखी थी? क्योंकि उन्होंने कॉर्क की सेल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा था, यानी वो एक प्लांट सेल थी, तो उन्होंने कोशिका भित्ति देखी थी। और ये जो है उनका जो बुक है या जो उनका जो रिसर्च थी उनकी जो है उस समय पब्लिश हुई। लंदन के माइक्रोग्राफिया नामक एक बुक में जो है उनका ये रिसर्च पब्लिश हुआ। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी इसीलिए कहा जाता है। जॉर्ज पैलाडे को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यहां पर दो टर्म हो गए। अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी आएगा तो आपको बताना होगा कि जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जॉर्ज पैलाडे को। फिर कोशिका में हमने इसकी शुरुआत तो समझ ली कि सबसे पहले किसने देखा, लेकिन इसका भी एक विकास क्रम रहा है। खोजों का लगातार एक के बाद एक खोजें इसमें होती रही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली कोशिका जो है आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है पृथ्वी पर बनी। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि सबसे पहला जो जीवन का लक्षण था वो समुद्र में जो है दिखाई दिया, और वो जो है कुछ प्रिमिटिव साइनोबैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया के ही एक टाइप होता है, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि इनमें जो है प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जिनको हम एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन प्लास्टिड्स के सहारे जो है ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपादित कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस के कारण जो है इन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी पर जीवन का क्रम था उसको आगे बढ़ाया। तो यहीं से जो है इवोल्यूशन ऑफ सेल शुरू हुआ। तो ये जो एरा था इसको जो है प्रीबायोटिक टाइम कहा जाता है, पूर्व जैविक काल कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो है जीवन का कोई भी लक्षण पृथ्वी पर मौजूद नहीं था। सबसे पहले जो कोशिकाएं वास्तव में बनी वो कैसी थी? वो कीमो हेटेरोट्रॉप्स थी, यानी रसायन पोषी थी। मतलब वो किस पर निर्भर करती थी? वो कुछ केमिकल्स पर निर्भर करती थी। उनमें इस तरह की जो फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया आज हम देखते हैं पौधों में, उस तरह से शुरुआत नहीं हुई थी। वो कुछ खास जो है केमिकल्स पर डिपेंड होती थी, जैसे सल्फर है, जो उस समय जो है मीथेन है, सल्फर है। तो इस तरह की जो है प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में जो मौजूद गैसेस थी, जो एलिमेंट्स से उन पर डिपेंड करती थी। और जो आधुनिक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनका आज भी जो है नामो निशान है। ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन के दौर में पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। आज भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं, जिनको हम सल्फर बैक्टीरिया, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया इस तरह के नामों से जानते हैं। वो किस कंपाउंड को, किस पदार्थ को यूज कर रही हैं। तो इनको रसायन संश्लेषी जीवाणु, ये जो है उनका आज भी रूप बचा हुआ है। और एक हाइपोथेसिस थी जो है ओपेरिन हैल्डेन हाइपोथेसिस, जिसको हम जो है हिंदी में केवल ओपेरियन की संकल्पना कहते हैं। ये संकल्पना क्या कहती है? इसके अनुसार जो है कुछ कोसरवेट्स थे। कोसरवेट्स क्या होते हैं? ये प्रोटीनॉइड मैक्रोफेजेस थे। प्रोटीनॉइड मतलब प्रोटीन के बने जो है कुछ इमल्सन लाइक जो है, मतलब लिक्विड फॉर्म में एक बूंद के आकार के जो है, बूंद से काफी छोटे लेकिन बूंद जैसी संरचना ही थी। तो ये हिंदी में क्या कहेंगे? प्रोटीन के संघनित कंडेंस्ड गोलक थे ये। इसमें कुछ आयन थे, जैसे कॉपर था, आयरन था, कैल्शियम था, जो प्रोटीन से मिलकर और जैविक एंजाइम की तरह व्यवहार करने लगे तथा अन्य रसायनों से ऊर्जा उत्पन्न करने तथा उस ऊर्जा को अपने प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, अपने प्रिकर्सर मतलब जिन चीजों से कोई चीज बनती है, यानी अपनी संरचना में जो है प्रयुक्त होने वाले रसायन। तो उन्होंने जो है अपनी संरचना में प्रयुक्त होने वाले रसायन को
बनाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस का एक पुराना तरीके से प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत जरूरी है, बिना प्रोटीन के कोशिका बन नहीं सकती। और प्रोटीन सिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर जो है लाइफ आज एग्जिस्ट करती है। तो ये जो प्रिमिटिव सेल्स थी, इन्हीं ने इवोल्यूशन में इनमें इवोल्यूशन हुआ तथा ये CO2 का प्रयोग करके अधिक जटिल कार्बनिक यौगिकों को बनाने की क्षमता इसमें विकसित हुई। उसके बाद इन्होंने CO2 यूज करना शुरू कर दिया वायुमंडल से, और इस प्रकार कीमो ऑटोट्रॉफिक सेल यानी रसायन संश्लेषी कोशिकाओं का विकास शुरू हुआ, जो सबसे पहली सेल्स मानी जा सकती हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो कीमो हेटरोट्रॉप्स जो है सेल्स थी, इन्होंने जो है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिया। अब यहीं से देखिए फोटोसिंथेसिस की ओर जो है सेल बढ़ने लगी। इन्होंने जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना सीखा। इनमें जो है क्लोरोफिल जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने होंगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को शुरू करने लगे। तो जो है इन्होंने प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपनी भोजन बनाने की क्षमता का विकास कर लिया, और ये जो है प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में परिवर्तित हो गए, जो आधुनिक ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बीजीए कहते हैं, या हिंदी में अगर हम इसको कहें तो नील हरित शैवाल हम कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में शैवाल नहीं, एक बैक्टीरिया होते हैं, और इनको जो है साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी लगते हैं, लिंक लगते हैं। इनमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में रहते हैं, तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और ये पहली ऐसी जो है सेल्स थी जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्षमता अपने आप में विकसित की, और प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की मदद से जो है उनसे जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाना शुरू किया, और यहीं से जो है आधुनिक कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं यानी जो प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक सेल्स थी, वो जल के स्थान पर किसका यूज करती थी, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि उस समय सल्फर बहुत था वातावरण में, हाइड्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का यूज करती थी जल की जगह। आज फोटोसिंथेसिस में जल का विखंडन होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसके बाद जो है धीरे धीरे जब कोशिकाओं के बारे में लोग जानना शुरू हो गए कोशिका की खोज से, तो यहां पर आती है सेल थ्योरी, जिससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न तो यही होता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड स्वान, दोनों जो है अलग अलग साइंटिस्ट थे, और दोनों ने अलग अलग ईयर में डिस्कवरी की। सबसे पहले आते हैं MJ स्लाइडेन। ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट सेल के आधार पर इन्होंने सेल थ्योरी दी, कोशिका का सिद्धांत दिया 1938 में। उसके बाद जो है अगले साइंटिस्ट जो है वो थे T. स्वान। ये एक जो है जूलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञानी थे, और उन्होंने एक साल बाद 1839 में जो है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल के आधार को आधार बनाकर जो है सेल थ्योरी दी। इसीलिए दोनों की सेल थ्योरी को एक साथ लेकर जो है कहा जाता है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। दोनों को एक साथ जो है करते हैं। अब सेल थ्योरी में इन्होंने दो बड़ी बातें बताई जो आपको जानना जरूरी है। पहली बात इन्होंने कहा कि सभी जीवधारियों का निर्माण कोशिका से होता है, यानी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी कोई भी जीवधारी होगा, कोई भी लिविंग एंटिटी होगी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसकी जो बेसिक यूनिट होगी उसके निर्माण की, उसके स्ट्रक्चर की, वो सेल होगी। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बात थी। और सभी जीवधारियों में कोशिका जो है क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, ये भी इन्होंने कहा। तो फंक्शनल यूनिट जो है इन्होंने बता दिया। तो दो बातें जो है इन्होंने कही, और उस समय के हिसाब से ये वास्तव में बहुत बड़ी बातें थी, क्योंकि उस समय जो है सेल की तो खोज हो चुकी थी। 1665 में ही रॉबर्ट हुक ने खोज दिया था। लेकिन सेल है क्या,
सेल हमारे जीवन में किस तरह से जो है रोल अदा करता है, फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप तब जो है बहुत प्रिमिटिव स्टेज में थे, जो है साधारण लाइट माइक्रोस्कोप के सहारे सारी खोजें हो रही थी, उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, और आज तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर भी घुस के हम देख लेते हैं कि वहां पर क्या है, उसकी लेयर में क्या क्या चीजें हैं। तो जिस तरह से माइक्रोस्कोप का विकास हुआ उस तरह से बायोलॉजी की जो है खोजें आगे बढ़ती रहती हैं। तो इनका कहने का मतलब था कि सभी कोशिकाएं कोई कार्य करती हैं तभी वह जीवधारी भी कार्य करता है। क्रियात्मक इकाई होने का मतलब यही है। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कि श्वसन। अब स्लाइडेन एंड स्वान ने दो बातें तो बता दी, लेकिन आखिर ये थ्योरी जो है सर्वमान्य क्यों नहीं? उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी थ्योरी थी, लेकिन ये सर्वमान्य क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका का जन्म कैसे होता है, कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो उनकी कमी क्या थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है वो ये नहीं बता पाए। फिर आगे साइंटिस्ट आए, 1955 में बिरचाउ आए। उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया ओमनिस सेलुले ए सेलुला, यानी ये जो स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी की कमी थी उसको इन्होंने जो है पूरा किया, उस सवाल का जवाब दिया। हालांकि काफी समय लग गए। तो उन्होंने इस सिद्धांत के बताया जो है कि कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं, यानी इसका इशारा क्या है? सेल डिवीजन। चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, लेकिन कोशिकाएं कोशिकाओं से ही बनती हैं, कोशिकाएं और कहीं से नहीं आती हैं। एक कोशिका जो है अपने पेरेंट सेल से ही बनती है और उसका जो बेस है वो क्या है? सेल डिवीजन है। तो बिरचाउ ने ये सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री-एक्जिस्टिंग सेल नॉट स्पॉन्टेनियसली, यानी कोशिका जो है अचानक से प्रकट नहीं हो जाती हमारे शरीर में। कोशिका जो है कोशिका से ही बनती है, कोशिका अचानक नहीं प्रकट होती। इससे पहले माना जाता था कि कोशिकाएं अचानक शरीर में आ जाती हैं, जैसे जैसे आदमी बढ़ता रहता है कोशिकाएं अपने आप जो है शरीर में आती रहती हैं, मतलब रीजन अननोन था। लेकिन इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कोशिका से ही कोशिका बनती है, सेल से ही सेल बनती है। विषाणु एक अकोशिकीय यानी एसेलुलर, यानी विषाणु की कोशिका को कोशिका नहीं माना जा सकता है। वह एकमात्र जो है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत का आपसे अपवाद पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि जो सेल थ्योरी है उसका जो है अपवाद क्या है? वायरस है। फिर लुई पाश्चर ने रुडोल्फ विरचाउ के थ्योरी को अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया, यानी इन्होंने तो ये बताया विरचाउ ने कि कोशिका कोशिका से ही जन्म लेती है, लेकिन इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया लुई पाश्चर ने। तो लुई पाश्चर ने जो है उसके बाद जो है अब आपसे जो है कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको भी यहीं पर डिस्कस करते चलते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ल्यूएनहॉक ने जंतु कोशिका की खोज की थी। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि एनिमल सेल वाज डिस्कवर्ड बाय होम, तो ल्यूएनहॉक ने जो है जंतु कोशिका की खोज की थी, यानी एनिमल सेल की। और वहीं पर मालपीघी ने जो है प्लांट सेल की खोज की थी। 1831 में डिमोडियर ने एल्गी की कोशिका में विभाजन की खोज की थी, यानी एल्गी में किस तरह से डिवीजन होता है, एल्गी में जो है एल्गी का सेल जो डिवाइड होता है वो किस तरह से होता है, इसको डिमोडियर ने खोजा। 1835 में वॉन मोहल ने जंतु कोशिका में विभाजन की खोज की। जंतु कोशिका में विभाजन मतलब एनिमल सेल में सेल डिवीजन की खोज की वॉन मोहल ने। 1880 में फ्लेमिंग ने बताया कि कोशिका विभाजन दो क्रमिक पीढ़ियों की कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है तथा उनके बीच सातत्य बनाता है, कॉन्टिन्यूटी बनाता है। ये कॉन्टिन्यूटी कैसे बनती है? मतलब कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है जेनेटिक्स के बेसिक सिद्धांत को देने का था, लेकिन उसको वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने ये बताया कि दो पीढ़ियों को जोड़ती है जो है कोशिका का जो विभाजन है वो दो पीढ़ियों को जोड़ता है। कैसे? जैसे पेरेंट सेल्स होती हैं उन्हीं से जो है डॉटर सेल्स बनती हैं। तो
उनके लक्षण भी उसमें जाते हैं और इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कोशिकाओं में जो है कॉन्टिन्यूटी विकसित होती है, एक सातत्य विकसित होता है। और ये सातत्य बनता है कि जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, जब युग्मक या गैमीट्स बनते हैं तो कोशिकाओं में क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन बहुत आगे हमको पढ़ना डिटेल में, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ऐसा जो है सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है आधा हो जाता है, रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, उसको हम मियोसिस कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा इनसे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और जब युग्मक फिर मिलते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए 22 हैं जो है किसी की सोमैटिक सेल्स में कोशिकाएं। अब इससे जब गैमीट बनेगा तो क्या होगा, मियोसिस होगा। गैमीट को आप जो है अपनी भाषा में समझिए कि स्पर्म और ओवम बन रहा है, ठीक है, स्पर्म और ओवम बना तो क्या होगा, स्पर्म और ओवम में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे। फिर जब रिप्रोडक्शन होगा दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ये फिर से मिल जाएंगे और ये संख्या हो जाएगी 22। तो इन्होंने यही कहने का प्रयास किया, लेकिन उस समय इनके पास जो है टर्म नहीं था कि वो बता सकें कि किस तरह से ये ट्रांसफर हो रहा है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तब फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट में जो भ्रूण बनता है उसमें क्या हो जाता है, पहले जितनी ही संख्या हो जाती है, यानी 22 से जो है फिर 22 हो जाता है। तो ये बताया फ्लेमिंग ने। अब आगे बढ़ते हैं, कोशिकाओं का आकार और जो है यानी उनका शेप और साइज, आकृति और आकार की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि एक जैसी मतलब एक जो टिश्यू होता है उसकी सारी सेल तो आपस में लगभग सिमिलर होती हैं, लेकिन वहीं पर दूसरा टिश्यू जो होता है उसकी सेल्स जो है अलग अलग होती हैं साइज एंड शेप में। बैक्टीरिया की सेल का साइज कुछ अलग होता है, नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसका सेल का साइज कुछ अलग होता है। यानी कोशिकाओं में, सेल्स में साइज और शेप के आधार पर भी वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। तो सामान्यतः कोशिकाएं जो है माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी जो है वो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं, तथा आकृति की तरह ही आकार में भी उनकी बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। कोशिकाएं अपनी आकृति तथा आकार में काफ़ी अधिक भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। अब केवल आकृति की बात करते हैं, पहले जो है साइज की। जैसे कि अंडाकार ओवल शेप की हो सकती हैं, बेलनाकार हो सकती हैं, सिलेंडर होती हैं, कॉमा शेप्ड की हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, ब्रांच्ड हो सकती हैं। ब्रांच का उदाहरण क्या है, हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, नर्व सेल। जबकि कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित ही नहीं होती, जैसे अमीबा है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि वो किसी भी शेप में कभी भी आ सकता है। मानव की जो है जो WBC होती है और स्पंजों की जो अमीबोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इनमें भी आकृति निश्चित नहीं होती। थोड़ा सा इस डायग्राम पे नजर डालें, जो NCERT बुक से लिया हुआ डायग्राम है। नर्व सेल को देख रहे हैं आप, जो है ये कैसी है, ब्रांच्ड है, इसमें जो है ब्रांचेज हैं। तो ये जो है लॉन्ग ब्रांचेज हो गई। यहीं पर RBC देख लीजिए, राउंड और बाई कॉन्केव इसका शेप है, साइज। वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC है, ये अमीबॉइड होता है, मतलब अमीबा की तरह इसका शेप होता है, यानी एक कोई भी निश्चित आकार इसका नहीं होता है। कॉलमनर इपिथेलियल सेल जो है ये लंबी और पतली होती है, लॉन्ग एंड नैरो होती है। फिर अट्रैकीड जो है ये क्या होता है, ये इलोंगेटेड होता है, लॉन्ग होता है। वहीं पर मीजोफिल सेल्स जो है जो प्लांट्स में होती हैं वो राउंड और ओवल होती हैं, ये आप देख सकते हैं। यानी कोशिका में, हमारे लिविंग सिस्टम में शेप एंड साइज के आधार पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। ओवल का उदाहरण अगर हम ले लें तो ह्यूमन एग सेल जो होती है वो ओवल होती है। राउंड शेप की बात, रॉड शेप की बात करें, रॉड शेप मतलब छड़ाकार या डंडाकार, तो बैसिलाई बैक्टीरिया जो है डंडाकार होते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है जो टिटनेस के लिए जिम्मेदार होता है वो भी रॉड शेप्ड होता है। स्पाइरल शेप्ड में यानी सर्पिलाकार जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो स्पुरुलिनियम बैक्टीरिया होता है, कैमीफाइलोबैक्टर होता है। कॉमा शेप्ड यानी इस तरह से कुछ जो है
ये विब्रियो होता है, जिसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा फैलाता है मानव में। स्फेरिकल शेप जो है, जिसमें कोकाई भी शेप कहते हैं इसको, तो ये माइक्रोकॉकस कोकाई बैक्टीरिया का जो है शेप होता है। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब सेल में वेरिएशन तो हमने देख लिया, जो है एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कुछ इस तरह से दिखती है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। एक बैक्टीरियल सेल इस तरह से दिखाई देती है, जिसका जो है साइज आप देख सकते हैं 1 से 2 जो है माइक्रोमीटर है। पीपीएलओज जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटी सेल्स होती हैं। और वायरसेज जो है उससे भी, वायरसेज भी छोटे होते हैं, जिनका साइज जो है उनसे भी जो है छोटा होता है। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी सेल होती है, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर होती है। और पीपीएलओज का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। संसार की सबसे बड़ी कोशिका आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच एग, बहुत बड़ा होता है। इसका जो है केवल रेडियस जो होता है वो 6 इंच का होता है। और अगर सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो मनुष्य की, यानी ह्यूमन की जो है, जो नर्वस सिस्टम की नर्व सेल है, उसकी कोशिकाओं की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। तो ये जो है 3 ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर जो है साइटोलॉजी में हमने बहुत सारी खोजों की बात कर ली, कुछ और खोजें जो है यहीं पर दे दें। फिर जब हम सेल ऑर्गेनेल पे आएंगे आगे, तो वहां पर तो जो है बात करेंगे ही कि किसने माइटोकॉन्ड्रिया खोजा, किसने राइबोसोम खोजा। तो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, इसकी खोज की थी फेलिक फोंटाना ने, फेलिक और फोंटाना 1774 में। न्यूक्लियस जो है या केंद्रक, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज की थी कॉर्टिवा डुजार्जिन ने 1838 में। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, जब हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे आगे तो वहां पर जो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जान लीजिए, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय सुल्ज 1861। गॉल्जी ऑपरेटस, जिसको हम गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं, गाल्जी उपकरण हिंदी में कहते हैं, तो इसका नाम इनके साइंटिस्ट, इनके डिस्कवरर के नाम पे ही है, कैमिलियो गॉल्जी। क्रोमोसोम की खोज की थी वॉल्डेयर ने 1888, और राइबोसोम की खोज की थी पैलाइडे ने 1955 में। लाइसोसोम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो ये खोजा था डी डुए ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी एक्चुअल में अल्टमैन ने, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था इस ऑर्गन को, इस ऑर्गेनेल को, वो दिया था बेंडा ने 1850 में। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज कॉइन्ड बाय बेंडा और माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। जीन जो टर्म है इसको कॉइन किया था जोहानसन ने, जोहानसन 1909। जंपिंग जीन्स की खोज की थी मैक्लिंटॉफ ने जो है, इसके बारे में भी आगे जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। जेनेटिक खोज किसने की, जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय रेनाउंड इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद जो है जेनेटिक्स की दुनिया में क्रांति आ गई थी। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस ये खोजा था वॉल्टर फ्लेमिंग ने। और अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और माइटोसिस में जो है क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय फॉर्मर एंड मूरे। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब कोशिकाओं के प्रकार पर आगे बढ़ते हैं। कोशिकाएं जो है कई तरह से बांटी जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जो है इनके इवोल्यूशन के आधार पर, यानी प्रिमिटिव सेल और मॉडर्न सेल, इसके आधार पर जब हम इसको बांटेंगे
तो दो तरह से हम बांट सकते हैं, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव या प्रीवियस यानी पुराना। कैरियन जहां भी आएगा उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब केंद्रक या न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट का जो शाब्दिक अर्थ है उस भाषा में वो क्या है, विदाउट न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक स्पष्ट न्यूक्लियस जैसी संरचना का अभाव होता है। हालांकि इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और न्यूक्लियस के स्थान पर जो है जेनेटिक मटेरियल जो है एक कंडेंस्ड न्यूक्लियोइड के फॉर्म में जो है एक जगह इकट्ठा होता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो है इसके सिंपल एग्जाम्पल हैं। ओल्डन एंड लेस डेवलप्ड, ये कैसी होती हैं, पुरानी होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स होती हैं और बहुत ही कम विकसित सेल होती हैं। ज़्यादातर तो इसमें से जो है यूनिसेलुलर होती हैं। किंगडम मोनेरा में इनको डिवाइड किया जाता है जो इस तरह के जीव हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है आते हैं किंगडम मोनेरा में, एक कोश की जीव। अब इसका अगला विभाजन है यूकैरियोटिक। यू मतलब वी, विद यानी के साथ में, कैरियन मतलब हमने देखा न्यूक्लियस होता है, यानी यहां पर एक स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, एक स्पष्ट संरचना पाई जाती है जो न्यूक्लियस होती है, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस का अभाव होता है। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया में भी और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवों में ये पाया जाता है। तो ये जो है प्रोकैरियोट जीव जितने भी हायर एनिमल्स हैं और यूनिसेलुलर से ऊपर हैं वो सभी जो है ज़्यादातर यूकैरियोट हैं। ये कैसे होते हैं, न्यू होते हैं, नई सेल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं यानी सुव्यवस्थित हैं, और डेवलप्ड हैं, कैसे, वेल डेवलप्ड, आधुनिक कोशिकाएं इनको हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो है वेल डेवलप्ड सेल हैं। अब इनको जो है यानी हम यूकैरियोट्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात करेंगे। प्लांट सेल जो है कैसी होती हैं, ऑटोट्रॉप्स होती हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखती हैं, स्वपोषी होती हैं हिंदी में, और इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल पाया जाता है जो इनका जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो है और एक्सक्लूसिव फीचर है। एक कोश की पादप जो होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पौधे केवल बड़े बड़े पेड़ की तरह होते हैं, पौधे जो है एक कोश की होते हैं। तो एक कोश की जो पादप होते हैं यानी यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोटोफाइटा वर्ग में रखते हैं, जिसका एग्जाम्पल है वॉलीवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, मल्टीसेलुलर, जो ज़्यादातर हम देखते हैं। फिर दूसरा टाइप जो है यूकैरियोट का, उसमें आता है हमारा जंतु कोशिकाएं, एनिमल सेल। ये कैसी होती हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होती हैं, यानी जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। भोजन बनाने का मतलब खाना पकाना नहीं, मतलब सेलुलर प्रोसेस के द्वारा जो है अपने लिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, जिस तरह से फोटोसिंथेसिस में कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। तो उस तरह से चूंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट ही नहीं पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डिपेंड होते हैं। किन पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे यानी पौधों पे। हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वो पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो अब ये भी एक कोश की हो सकते हैं, बहुकोश की भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जो है क्या है, प्रोटोजोआ है जैसे, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि आते हैं। मल्टीसेलुलर हायर एनिमल्स जैसे हम लोग हैं, मानव है, या कोई भी जीव जंतु जो आप देखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक और एक्सेप्शन हमारे सामने है कि युग्लिना का आपने जो है हाई स्कूल में और उससे पहले अध्ययन किया होगा। युग्लिना एक अपवाद है, ये प्लांट और एनिमल के बीच में एक कड़ी है। इसको हम एनिमल में रखते हैं, लेकिन ये क्या है, इसमें एक लक्षण है, इसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें प्लास्टिड्स के कारण जो है फोटोसिंथेसिस करने की जो है क्षमता होती है,
जो कि अन्य जंतुओं में नहीं होती है। तो यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब थोड़ा सा कोशिका की संरचना के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है प्रोकैरियोट सेल यूकैरियोट सेल में क्या अंतर है और जो प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल में जो है क्या मेजर डिफरेंसेज हैं इसको समझेंगे। तो कोशिका के जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, झिल्ली से घिरी एक गोल संरचना होती है। उसमें क्या कैसी संरचना होती है? झिल्ली से घिरी हुई एक गोल संरचना होती है और इसी गोल संरचना में पौधे का या जंतु का या उस सेल का जो है सारा जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, वो पाया जाता है। और इस स्थान को हम क्या कहते हैं? इसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक जिस झिल्ली से या जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है और केंद्रक के अवयवों को समस्त जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से पृथक करता है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी जो है मान लीजिए कि ये सेल है और इसमें जो है ये इस तरह की संरचना होती है जिसके अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, काफ़ी डेंस जगह जो होती है गोल गोल। तो इसकी जो बाहरी परत होती है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर ही कोशिकाओं को बांटा गया है। जैसे हमने पीछे देखा ना, अगर ऐसी कोशिकाएं जिसमें अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जो है कि चारों तरफ केंद्रक कला नहीं होती है, यानी अगर स्पष्ट रूप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी? वो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी। और डीएनए आरएनए के चारों तरफ जो है क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। ये जो है मेजर डिफरेंस है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें डीएनए आरएनए के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और जो जेनेटिक मटेरियल को जीवद्रव्य से पृथक करते हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है एक गोल और स्पष्ट केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। तो बहुत देर से हम टर्म यूज कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए एक यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं। ये जो है एक बैक्टीरिया है एक्चुअल में, और ये क्लासिकल एग्जाम्पल होता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल का। तो बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं बैक्टीरियल फ्लैजेला पाया जाता है। ये फ्लैजेला किस लिए होता है बैक्टीरिया में? इसके लोकोमोशन के लिए होता है। तो सबसे बाहर से शुरुआत करते हैं। सबसे बाहर आप देख रहे होंगे ये लाल लाल जो है ये कोटिंग है, ये रेड कोटिंग आपको दिख रही है। ये रेड कोटिंग एक्चुअल में है क्या? ये जो है प्रोटीन का बना हुआ एक मजबूत खोल होता है, आवरण होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया सुरक्षित रहता है। इसीलिए तो बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में जो है हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो भी इसको गला पाए। बहुत मजबूत होता है जो इसको डॉर्मेंट रखने में, यानी अगर ये निष्क्रिय भी पड़ा रहना चाहता है और इसके ऊपर जो है वातावरण का प्रभाव नहीं होने दिया। लेकिन ये केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। हमको यहाँ पर बात करनी है केवल प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ये जो बात की, बाहर वाले आवरण की बात की, इसके ठीक नीचे जो है आप देखेंगे सेल वॉल पाई जाती है। ये सेल वॉल पाई जाती है, के नीचे कैप्सूल होता है, ये केवल बैक्टीरिया का फीचर होता है। फिर इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये पूरे जो साइटोप्लाज्म होता है इसको चारों तरफ से घेर के अंदर रखता है। साइटोप्लाज्म यहां पर आपको दिखाया गया है, ये हरे रंग का जो ये पूरा द्रव है, लिक्विड है, ये साइटोप्लाज्म है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप होते हैं। राइबोसोम्स का जो टाइप होता है 70S होता है। अभी जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पर आएगी। मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्या है? ये कुछ फोल्डिंग्स होती हैं जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में होती हैं। बैक्टीरियल फ्लैजेलम के बारे में पढ़ लिया। अब यहां पर आप देखिए जो प्रोकैरियोट का जो सबसे बड़ा फीचर है
केंद्रिका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहीं आपको नजर आ रहा है? न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। अगर यहीं पर स्पष्ट रूप से मान लीजिए हम यहां कह देते कि ये एक न्यूक्लियस है और इसमें डीएनए, आरएनए, जो भी उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है वो बाउंड है, और बाहर जो है एक मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते, तो ऐसी कोई भी संरचना इसमें नहीं है। उसके स्थान पे क्या है? ये देखिए डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में खुला हुआ पड़ा है, ये डीएनए है। डीएनए भी जो है किस तरह का है? जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यही जो है सबसे बड़ा अंतर है जो अलग करता है प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट को। उसके अलावा बहुत सारे अंतर हैं जिनको हम आगे टेकअप करेंगे। अब एक यूकैरियोट सेल को भी ले लीजिए, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, क्योंकि प्लांट और एनिमल का भी डिफरेंस हमको समझना है दोनों सेल्स में। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो आप देखिए जो है इसमें ये क्या है? सबसे बाहर ये सेल वॉल है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल दूसरी कोशिकाओं से ऐसा तो है नहीं कि ये एक अकेली कोशिका रहेगी। अगर इसी को हम और बड़ा कर दें, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, तो मान लीजिए हम इसको इस तरह से बड़ा कर लें, तो ये इस तरह से कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती होंगी। तो इनके बीच परिवहन कैसे होगा? मान लीजिए इस कोशिका से जो है कोई जो है फ्लूइड इधर जाना है, कुछ जो है ट्रांसपोर्ट होना है, आयंस का ट्रांसपोर्ट होना है, या लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना है। तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें क्या है? इसमें जो है आप देख रहे हैं यहां पर गैपिंग्स हैं, कुछ गैपिंग्स। ये जो चैनल्स हैं इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो गैपिंग्स हैं या जो चैनल है, इसके थ्रू ही जो है सेलुलर मटेरियल का एक दूसरे से इंटरचेंज होता रहता है। उसके अलावा यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं जो क्षण के आकार की संरचनाएं हैं, पेरोक्सीसोम्स पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म तो ये है ही है। फिर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है, और जब एनिमल सेल से हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट वहां पर नहीं होगा। राइबोसोम्स यहाँ पर जो है 70S टाइप ना होके जो है 80S टाइप होते हैं, या दोनों तरह के हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि 70S भी हो और 80S भी हो, लेकिन मोस्टली जो है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको हम आगे समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। सेल वॉल हमने देख लिया, ये जो आपको ब्राउन स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का जो है एक मेम्ब्रेन दिख रहा है जो डबल लेयर्ड है। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो है पूरे जो है साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेर के टाइट रखता है। इसके बाद ये बड़ा सा एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो है प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाया जाता है, या अगर पाया जाता है तो बहुत छोटा सा होता है, छोटे छोटे होते हैं। इतना बड़ा वैक्यूल, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। और इसके अंदर जो द्रव होता है उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूलर स्वैप कहते हैं। तो ये वैक्यूल हो गया जो है यूकैरियोटिक सेल की जो है एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअल में? वैक्यूल, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? रिक्तिका बोलेंगे, यानी ये खाली स्पेस है, लेकिन ये क्या है? चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। इसमें भी कुछ फ्लूइड है जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूलर स्वैप कहते हैं। तो ये वैक्यूल हो गया जो एनिमल सेल में या तो नहीं पाया जाता है, मोस्टली नहीं पाया जाता, लेकिन अगर पाया भी जाता है तो बहुत छोटे छोटे और कई की संख्या में होते हैं। यहां पर बड़ा सा होता है, और ये क्या करता है? ये सेल पर एक प्रेशर अंदर से इनबिल्ट करता है, जिसके कारण जो है सेल एक निश्चित साइज में बना रहता है। बाहर से जो है सेल वॉल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, और अंदर से जो है प्रेशर जो है एग्जर्ट कर रहा है बाहर की तरफ जो है ये वैक्यूल। तो उससे क्या होती है? सेल जो है अपनी जगह पर एक निश्चित आकार में बनी रहती है। चलिए ये बात हो गई।
अब क्लोरोप्लास्ट भी हमने बात कर ली। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है उसमें जो है यहीं पर सारी जो है साइकिल्स चलती हैं, जिसको हम लोग आगे आराम से रिस्पायरेशन वाले इसमें पढ़ेंगे। तो सेल वॉल के अंदर जो है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म हो गया, और यहां पर देख रहे हैं सेल वॉल के बीच में जो है ये जो है स्ट्रक्चर कुछ पाया जा रहा है थ्रेड लाइक, इसको हम मिडल लैमेली कहते हैं। इसका भी यूज वगैरह हम आगे समझेंगे। अब हम आते हैं एक और स्ट्रक्चर की तरफ जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस कहते हैं। इस तरह का जो है कोई भी जो है कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट सेल में नहीं होता है। फिर यहां पर आप देख रहे हैं लाइसोसोम्स पाए जा रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, अगर उस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं। राइबोसोम नहीं चिपके हुए होंगे तो उसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। लाइसोसोम को जो है हम सुसाइटल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल का, वो है ये न्यूक्लियस। ये आप देख रहे हैं बड़ा सा न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन जो है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी एक डेंस जगह होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, यानी केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर जो है जो डेंस पोर्शन होता है, जहां ज्यादा डेंस तरीके से जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इसी न्यूक्लियाई पाए और ना पाए जाने के आधार पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को जो है हम बांटते हैं। अब चलिए बहुत सारी बातें हम लोगों ने चित्र में कर ली, इसको थ्योरेटिकल यहां पर समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में वास्तव में अंतर क्या है। तो इन्हें हम प्रिमिटिव और अनडेवलप्ड, प्रारंभिक और अविकसित कोशिकाएं कहते हैं प्रोकैरियोट्स को। इधर प्रोकैरियोट्स हैं, और ये क्या होता है, इसमें विकसित और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसमें जो है अविकसित पाया जाता है प्रोकैरियोट में। ये प्रिमिटिव सेल होती हैं, ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने से, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस के स्थान पर सीधे जो है डीएनए या आरएनए जो है एक जगह पर इकट्ठा जरूर है, लेकिन कोई भी उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकें। तो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये प्रोटोप्लाज्म में खुला हुआ पड़ा होता है। इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, विकसित जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। साइटोप्लाज्म जो है पूरी कोशिका में अंदर फैला रहता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। साइटोप्लाज्म कोशिकांग और कोशिका कला के बीच सीमित रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोशिकांग होते हैं और उनके बीच बीच में जहां पर गैप्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म फैला रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस दोनों अनुपस्थित होता है, यहां पर जो है यूकैरियोट में उपस्थित होता है। अगला अंतर है डीएनए के लेवल पर, क्योंकि दोनों ही कोशिकाओं में डीएनए का भी फर्क है, डीएनए एक जैसा नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं उसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, और वहीं पर जो यूकैरियोट सेल होती हैं इनमें डीएनए के साथ जो है हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, अतः जो है इसमें क्रोमोसोम्स बनते हैं, और यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो है प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते हैं। अगर पाए भी जाते हैं तो उनका जो है प्रीवियस या प्रिमिटिव फॉर्म पाया जाता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है यूकैरियोट सेल में वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन कुछ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का एक प्रिमिटिव फॉर्म पाया जाता है जिसको हम क्रोमैटोफोर के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक जो है डिफरेंस हो गया।
कुल मिलाकर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, और इसमें भी जितने भी कोशिकांग होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो खुले हुए नहीं होते, उनमें चारों तरफ से मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये सब कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस इत्यादि जो है क्रियाएं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब चैनल्स जुड़े होते हैं, वो सीधे सीधे प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जो है पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है श्वसन तंत्र का जो है मुख्य हिस्सा कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद जो हमने बात की जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, चूंकि यहाँ पर कोई प्लास्टिड तो पाया नहीं जा रहा है, तो प्लास्टिड का या यूं कह लीजिए क्लोरोप्लास्ट का एक पुराना रूप पाया जाता है जिसको हम क्रोमैटोफोर कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है। और वहीं पर यूकैरियोट सेल में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो वेल डेवलप्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पर राइबोसोम 70S टाइप का होता है, और यहाँ पर जो है 70S और 80S दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 80S टाइप का होता है। फ्लैजिला में सूक्ष्म तंतुओं की व्यवस्था नहीं होती है। फ्लैजिला जो होता है, जैसा हमने देखा एक बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें जो पूंछ जैसी संरचना थी उसको हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला का अगर सिस्टम ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं तो उसमें जो है जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो 9+2 के अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है उसमें सूक्ष्म तंतु जो है 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। वैक्यूल जो बड़ी सी रिक्तिका हमने देखी थी वो यहाँ पर अनुपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल में। यहाँ पर सूत्री विभाजन यानी मियोसिस नहीं होता है जो गैमीट फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम ही नहीं है तो मियोसिस वाली यह प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ पर मियोसिस होता है। कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन जो है पतली होती है, सेल वॉल जो है वो पाई जाती है वो पतली होती है। और यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति केवल प्लांट्स में पाई जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं, लेकिन जो सेल वॉल है वो केवल जो है प्लांट्स में ही पाया जाएगा, ना कि एनिमल सेल में। ये जो है एनिमल और प्लांट सेल का जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अभी हमने जो 70S टाइप की बात की, 70S में जो S है वो क्या है? उसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या अवसादन गुणांक कहते हैं। जब हम राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो है दो सब यूनिट से मिलकर जो है राइबोसोम बनता है, और उसमें जो है बनने के दौरान उसमें जो है जो लॉस होता है वो जो है ये S यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से डिनोट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है न्यूट्रिशन के आधार पर दो तरह से बांटी जा सकती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो स्वयं भोजन बना लेंगी यानी कि प्लांट सेल्स, उनको हम फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कह सकते हैं, तो इनको हम ऑटोट्रॉपिक सेल्स कहेंगे। ऐसी सेल्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती हैं, दूसरों पर डिपेंड रहेंगी, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हेट्रोट्रॉपिक सेल या परपोसी सेल कहेंगे। अब एनिमल सेल, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट सारी बात हमने समझ ली। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि हमने एक प्लांट सेल तो देखा यूकैरियोट के एग्जाम्पल में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है? एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है? तो पहले हम उन अंतरों को पढ़ के समझ लेते हैं, फिर हम इस डायग्राम को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं कि कुछ बैक्टीरिया और कवक में जो है क्या होता है? नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। यहां पर क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना, जिसकी हमने बात की थी। यूग्लिना इसका अपवाद, उसको ध्यान रखिएगा।
फिर जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, इसके ठीक ऊपर सेलुलोज की बनी हुई एक भित्ति पाई जाती है, जिसको हमने क्या कहा, सेल वॉल कहा। जो हमने प्लांट सेल देखा था कुछ इस तरह से, तो आपने देखा होगा सबसे बाहर जो है सेल वॉल पाई जाती है, जो मोटी होती है। इसी के अंदर जो है आपने देखा था जो है कि मिडिल लैमिला पाई जा रही थी। तो ये जो है जो मोटी संरचना चारों तरफ से सेल को घेरती है, उस किसकी बनी होती है, ये भी प्रश्न बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। सेलुलोज की बनी होती है। और ये सबसे बड़ा अंतर है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। प्रकाश संश्लेषण ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक ही अपवाद है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई ऐसे हैं, क्योंकि वो प्लांट में आते हैं, उसके बावजूद वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। इधर चलते हैं। यहां पर कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल की जगह जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। भोजन के लिए जंतु जो है दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। फिर यहां पर लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अभी वैक्यूल जब मैंने आपको बताया था तो बताया था कि जो रिक्तिकाएं हैं, जो वैक्यूल्स हैं, वो बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में कम होती हैं। वहीं पर रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स प्लांट्स एनिमल सेल में मोस्टली नहीं पाया जाता, लेकिन अगर पाया जाता है तो बहुत छोटी छोटी कई सारी होती हैं। इसीलिए यहां पर लिखा गया है रिक्तिकाएं प्रायः नहीं पाई जाती हैं तो बहुत छोटी छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। सेंट्रियोल तथा सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तारक काय, अभी हम वहां पर स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं अपवाद वाले जिनमें सेंट्रोसोम्स और पाए जाते हैं, जो कि कुछ एल्गी और फंजाई में हैं। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। इनका जो है जो मुख्य फंक्शन होता है वो कोशिका विभाजन में मदद करना होता है। संचित भोज्य पदार्थ, यानी कोशिकाओं में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो प्लांट सेल में स्टार्च या मंड, हिंदी में कहते हैं मंड, स्टार्च के रूप में जमा होता है। और यहाँ पर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल सेल में जमा होता है। अब ये सारी विशेषताएं और अंतर हमने पढ़ लिए। अब ठीक है, एनिमल सेल को यहाँ पर फिर से समझ लीजिए। बहुत कुछ वैसा ही है, लेकिन हम सबसे पहले बाहर से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सबसे बाहरी जो संरचना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। जो सबसे बड़ा अंतर आपको याद रखना है कि सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, उसके जगह पे जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये देखिए साइटोप्लाज्म जो है ये अंदर भरा हुआ है। ठीक है, अब एक बड़ा अंतर जो है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम वाला हमने पढ़ा था, तो ये देख लीजिए सेंट्रियोल इसमें पाया जाता है। माइक्रोविलाई बाहर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको एक सेल माने जो हमारी आंतों की सेल है, तो जो पचा हुआ भोजन है वो माइक्रोविलाई के माध्यम से जो है ग्रहण किया जाता है। गोल्जी ऑपरेटस यहाँ भी पाया जा रहा है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसमें चारों तरफ राइबोसोम चिपके होते हैं। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, पूरा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है यहाँ पर, जिसमें बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर जो है न्यूक्लियोलस है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी पाया जाएगा, राइबोसोम यहाँ भी पाए जाएंगे। लाइसोसोम्स यहाँ भी पाया जा रहा है, जैसे कि जो है हमने प्लांट सेल में देखा उसी तरह से एनिमल सेल में, बस ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। पैरोक्सीसोम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं लगभग सब कुछ पाया जाता है जो एनिमल सेल में पाया जाता है। बस 2-3 जो है मेजर डिफरेंसेज हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए, सेल वॉल वाला, सेंट्रियोल वाला। और सेल वॉल ही सबसे बड़ा वो अंतर है जिसके आधार पर प्लांट सेल और एनिमल सेल को जो है
डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और जो उससे बड़ा अंतर है, यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है क्योंकि ये स्वपोषी नहीं होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है, प्लांट सेल भी दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब इनका पूरा शरीर जो है एक ही कोशिका का बना हुआ हो, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया जो है आपका क्या, वॉलवॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ओडोगोनियम हो गया, ये सब कभी एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं। सारी जो है जैविक प्रक्रियाएं इसके अंदर ही चलती हैं। बहुकोशिकीय पादप हमारे सामने सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से अगर हम उनके डिविजन्स की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी फूल देने वाले पौधे, पुष्पी पादप जिसको हम हिंदी में कहते हैं। जंतु सेल भी दो तरह से होते हैं, यूनिसेलुलर जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि आ जाते हैं, और हायर जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मानव है, कुत्ता है, बंदर है, जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं जो है ये सब हायर एनिमल्स हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का मैंने प्रयास किया और आपको समझ में भी आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में लगभग वो भी सब कवर हो गए हैं। आगे जो है हम सेल का जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी का जो है इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका जो है कार्य क्या होता है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।